नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, और आज बात ज़रा समझने वाली है कि देखिए, सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी क्या क्या और कैसे कैसे हथकंडे अपनाती है, किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती है, और पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही होती है। अभी असम, केरल और पुडुचेरी का चुनाव निपटा है। केरल और पुडुचेरी में बीजेपी के लिए रास्ते बंद हैं, तो असम की चाबी भी हाथ से निकलती नजर आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा की गलती की वजह से बीजेपी को लग रहा है वहाँ पर इस बार गेम पलट गई है, और एम्बिशियस प्रोजेक्ट, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बंगाल, कि किसी तरह से बंगाल जीतना है। लेकिन जैसे जैसे प्रचार बंगाल में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी को सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बंगाल में ममता का किला ढाना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। इस बार भी हथकंडे बहुत अपना लिए, कोशिशें बहुत कर ली, लेकिन वो किला ढहता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हुमायूं कबीर, जो कभी टीएमसी के नेता हुआ करते थे, उनके साथ सेटिंग भी कर ली, लेकिन एक वीडियो ने, एक स्टिंग ऑपरेशन ने पूरी सच्चाई खोल दी, और आलम यह हुआ कि ओवैसी भी उनसे दूर हो गए। तो इसका मतलब बंगाल में एसआईआर करवा ली, सब हथकंडे अपना लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सामने मुश्किल दिख रही है। वजह है कि ममता का जो वहाँ पर बेस है, खास करके जो महिलाओं के साथ और मुस्लिम मतदाताओं के साथ ममता का कनेक्शन है, जिस तरह से ये दो श्रेणियाँ बिल्कुल ममता के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़ी है, उसे भेद पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। और बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है कि अब वो जो महिलाओं का वोट इतना आसान नहीं है बंगाल जैसी स्टेट में तोड़ना। अब इसका इम्पैक्ट कहीं 2029 में ना हो, ऐसे कहीं और जगह पे इस तरह की चीज़ें ना हो, तो फिर 2029 की गेम की गोटियां बिछानी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी। वरना आप सोचिए कि जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, प्रचार शुरू हो गया, उस बीच में बीजेपी को क्यों याद आया कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए सदन का और महिला आरक्षण बिल को पास किया जाए। अभी क्यों याद आया? क्योंकि बंगाल में भेद नहीं पा रहे हैं। चलिए, विधानसभा चुनाव की हार मान लिए, लोकसभा चुनाव के लिए तो इलाज कुछ ना कुछ करना ही है, इसलिए महिला आरक्षण विधेयक को पास करवाना ज़रूरी समझा जा रहा है। अब इसको लेके स्पेशल सेशन आपको मालूम है बुलाया गया है 16 से 18 तक, 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। इसी सेशन को लेकर आज कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी बैठक बुलाई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। लेकिन उस बैठक में जिन चीज़ों पर चर्चा हुई, वहाँ पर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो इस आरक्षण बिल के पीछे बीजेपी की जो मंशा छुपी हुई है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए लागू करने की बात इसके बाद शुरू होगी, वो तो कांग्रेस कब से कह रही, कांग्रेस ही इस विधेयक को लाई थी, और कांग्रेस ने पिछली बार भी कहा था कि इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। तब सरकार ने कहा था कि इसे जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। लेकिन अब अचानक सरकार को क्यों याद आया कि अभी इसको पास करवा देते हैं और 2029 के चुनाव में इसको लागू कर देंगे, जबकि जनगणना तो अभी पूरी नहीं हुई है। इसके पीछे महिला आरक्षण बिल के अलावा जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो किसी को नहीं बताई जा रही है। वो बात कांग्रेस की समझ में आ गई, और वो ये है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। 543 से बढ़ाकर 816, और इसी तरह से अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी ये संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वही आशंका जो पहले से जताई जा रही है कि इस डीलिमिटेशन के बाद जो संख्या बढ़ेगी वो कहाँ ज़्यादा बढ़ेगी? वो वहाँ बढ़ेगी जहाँ बीजेपी को अपना गढ़
लगता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार यानी हिंदी पार्टी वाले राज्य दक्षिण भारत में बढ़ेंगे, लेकिन उस रेशो में नहीं बढ़ेंगे जिस रेशो में हिंदी पार्टी के बढ़ेंगे। क्यों प्रधानमंत्री को कुछ दिन पहले दक्षिण में जाके कहना पड़ा कि डीलिमिटेशन के बाद आपका हक नहीं मारा जाएगा? इसका मतलब जो कांग्रेस आशंका जता रही है वो बिल्कुल सही है। जब आपके पास हिंदी भाषी उस पर ज़्यादा एमपी की संख्या होगी तो बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरह से संख्या बल बढ़ा के और साथ में महिलाओं का बिल पास करा के महिलाओं को अपनी तरफ खींच के फिर कैश स्कीम्स जो हर जगह बीजेपी दे रही है, हर राज्य में बीजेपी ठीक चुनाव से पहले कैश स्कीम्स देती है महिलाओं के लिए, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके 2029 में कम से कम अपने गढ़ वाले राज्यों में इतनी सीटें बढ़वा दी जाए कि उनको सरकार बनाने में आसानी हो। इस चीज़ से दो चीज़ें बिल्कुल साफ मेरे हिसाब से निकलती है। पहली, बीजेपी की मंशा क्या है वो क्लियर हो गई। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी मान रही है कि 2029 में दक्षिण भारत से कोई उम्मीद मत रखिएगा, बंगाल से उम्मीद कम है, इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर इधर से उम्मीद कम है। कुल मिला के अगर बीजेपी को कहीं उम्मीद दिख रही है तो अपने हिंदी पार्टी वाले राज्यों में दिख रही है। इसीलिए ये डीलिमिटेशन और सीटें बढ़ाने पे जोर दे रही है ताकि यहीं पर फोकस करके हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, ये सब मुद्दे मिला मिलू के किसी तरह से इतनी सीटें जीतती जाए कि एक बार फिर सत्ता में बैठा जाए। लेकिन कांग्रेस ने भी तय किया कि कांग्रेस इसे इतनी आसानी से होने नहीं देगी। कांग्रेस ने जो आज अपनी बैठक में प्रस्ताव रखा है उसमें कहा है कि ये भाई, जब आप स्पेशल सेशन बुलाते हो तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें आप पूरा मसौदा देते हो, ब्रीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमने बार बार सरकार से इसका मांगा है कि भाई क्या बुलाई जा रही है, क्या इसका पूरा खाका है, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, सिर्फ ये बताया गया कि स्पेशल सेशन बुलाया गया है। दूसरा, कांग्रेस का एक बड़ा जेन्युइन सवाल है कि ये कानून का उल्लंघन है क्योंकि बंगाल में और तमिलनाडु में अभी पोलिंग होनी बाकी है, मतदान होना बाकी है, यानी चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में आप संसद का सत्र, विशेष सत्र कैसे बुला सकते हैं और उसमें एक इतना महत्वपूर्ण बिल कैसे रख सकते हैं या पास करवा सकते हैं, जो भी है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि एक ऐसा बिल है ये कि इसको कोई अपोज नहीं कर सकता, जो करेगा वो नुकसान में रहेगा। इसी से निपटने के लिए कांग्रेस ने तय किया कि आप इंडिया गठबंधन की बाकी सभी पार्टियों को दरअसल इस बिल के पीछे छुपी मंशा को समझाने की कोशिश करेंगे और एक साथ एकजुट होकर कम से कम ये जो डीलिमिटेशन की कोशिश है सरकार की उसको रोक सके, उससे जो है वो ना होने दिया जाए संसद में। इस पर तो कम से कम एक राय रखी जाए। इधर जब कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है, इतने सालों से एक चीज़ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं इस देश में, वो है ईवीएम को लेकर। और सरकार ने और सरकारी तंत्र ने लगातार, यहाँ तक कि अदालतों ने भी लगातार इस मुद्दे को एक तरह से नज़रअंदाज किया है या यूँ कहा है कि इस पे सुनवाई नहीं की है। लेकिन पहली बार ईवीएम को लेकर भी इस सरकार को झटका लगा है। बम्बई हाईकोर्ट ने एक मामले में जहां पर कांग्रेस के नेता आरिफ नसीम खान, जो 2024 का विधानसभा चुनाव चांदीवली से लड़े थे, बहुत मामूली मार्जिन से हारे थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया था। उनकी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईवीएम की जांच के आदेश दिए। जब दिल्ली में 16 से 18 विशेष सत्र चल रहा होगा, उस वक्त मुंबई में अदालत के सामने ईवीएम की जांच हो रही होगी। उसमें ईवीएम के जो है कुछ मैं एग्जैक्टली नंबर भूल रहा हूँ, कुछ ईवीएम्स हैं, शायद 5% या कितनी ईवीएम्स हैं, उनको लाया जाएगा, उनकी जांच होगी। और सोचिए
चुनाव आयोग भी अपने एक्सपर्ट लाएगा, नसीम खान भी अपने एक्सपर्ट लाएंगे और शायद इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी होंगे। अब अगर कहीं अदालत के सामने ईवीएम हैक होने की थ्योरी प्रूव हो गई तो क्या होगा? तब कैसा ज़बरदस्त झटका इस सरकार को लगेगा। तब ये सरकार कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि आगे फिर हर चुनाव में जो खेल हो रहा है वो होना मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं आशंका तो है कि ईवीएम को लेके एक ना एक दिन बखेड़ा होगा, इसीलिए शायद ये एसआईआर वाला खेल हो रहा है। अब खेल में एसआईआर को इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से बीजेपी के नेता, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे वो अपने सम्राट चौधरी हो बिहार वाले, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, उनके बयान से तो साफ अंदाज़ा यही लगता है कि भाई वो जानते थे कि एसआईआर में किसके वोट कटने हैं और एसआईआर किस पर्पज़ से हो रहा है। उनके बयानों के आधार पर हम ये कह रहे हैं। तो इसीलिए क्या ईवीएम के डर से ही कि ईवीएम का झटका लगेगा ये चीज़ की गई है, ये सवाल तो ज़रूर उठाता है। अब जब बात चुनाव की आ रही है तो फिर जाहिर सी बात है, इस देश के सबसे बड़े चुनाव प्रचारक कौन हैं? देश के प्रधानमंत्री। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान से बहुत से विजुअल आ रहे थे जहां पर ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचा, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और लॉन्ग लिव ईरान पाकिस्तान दोस्ती करके, फ्रेंडशिप करके बहुत विजुअल वहाँ चल रहे, मीडिया का जमावड़ा और बड़े वो कर रहे हैं। तो दरअसल आपको तो मुझे मालूम नहीं, मुझे तो यहाँ चुभ रहे थे वो सारे वीडियोज़, वो सब मैं ज़्यादा देख नहीं पाया क्योंकि यहाँ चुभ रहे थे, क्योंकि ये सब विजुअल किसी वक्त में भारत में हुआ करते थे और भारत से एक्सपेक्ट किए जाते थे। चलो भारत में नहीं भी, कहीं किसी और देश में से ही, पाकिस्तान में तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान कभी ऐसी भूमिका निभाएगा, लेकिन आज वो हो रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंगाल का चुनाव है, चुनावी प्रचार ज़्यादा ज़रूरी है। बंगाल में पहुँचे हैं, मुझे नहीं मालूम उनकी स्पीच कौन लिख रहा है, मुझे नहीं मालूम, वो बिना पढ़े स्पीच को बिना पढ़े ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, वो कुछ सोच के तो बोलते नहीं। लेकिन उनके स्पीच लिखने वालों का आईक्यू भी बहुत लो हो गया है। एक तो पिछली बार की तरह फिर इस बार प्रधानमंत्री से बुलवा दिया कि बचपन में जब मैं कोलकाता आया था तो सपना था मेट्रो देखूं। अरे मेट्रो 1984 में चली कलकत्ता में, सबको मालूम है। और 1984 में मोदी जी 34 साल के थे। 34 साल का बच्चा कैसे हो सकता है? और मोदी जी कह रहे हैं कि एक बचपन में जब मैं यहाँ आया था बच्चे के रूप में तो मेरी बड़ी इच्छा थी मेट्रो देखो। कैसे? वही पहले भी, पिछली बार भी बोला था, खूब मीम आज तक बनते हैं प्रधानमंत्री पे, इस बार फिर बुलवा दिया वही। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री से इस बार बुलवाया वो सुन के तो शायद आपके पेट में भी दर्द हो जाए हंस हंस के। मेरे तो बहुत हंस हंस के पेट में दर्द हुआ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सुनी आपने कहावत? नहीं सुनी तो मोदी जी को सुन लीजिए। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है, इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है, क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है। तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है, लेकिन इस नफरत में इन्होंने पीएम शब्द को भी नहीं छोड़ा। ये तो संविधान का दिया हुआ शब्द है, देश की जनता ने दिया हुआ शब्द है।
ये जन्म से मैं लेकर के नहीं आया हूं। इस वजह से नुकसान बंगाल के गरीब का, बुजुर्ग मां बाप का हो रहा है, आप सभी का हो रहा है। बताइए, मोदी जी ममता बनर्जी के बारे में कह रहे हैं कि ममता ने स्कीम्स का नाम बदल दिया, केंद्र की स्कीम का नाम बदल दिया और अपने हिसाब से नाम रख लिया ताकि क्रेडिट उनको मिले। सोचिए, कौन बोल रहा है? ये वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जिन्होंने खुद 30 से ज़्यादा मनमोहन सिंह सरकार की नीतियों का नाम बदलकर अपने नाम पर बेची है। 30 से ज़्यादा। सबसे ताज़ा उदाहरण तो मनरेगा है। नाम बदला है, सिर्फ योजनाएं वही है और खुद फीते काटे हैं, खुद के नाम पर खूब 12 साल से उनको जो है बेच रहे हैं। वो प्रधानमंत्री ममता बनर्जी पे ये आरोप लगा रहे हैं। पहले वो मेट्रो वाला, फिर ये। मैं अगर मोदी जी की जगह होता, सबसे पहले जाके अपने स्पीच राइटर को लात मार के भगाता कि ये क्या बुलवा रहे हो मुझसे, क्या मुझे मीम मटेरियल बना रहे हो। फिर प्रधानमंत्री से यही स्पीच राइटर ये भी कहलवाते हैं कि मुझ पर मीम बनते हैं। मीम नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे जब ऐसी बातें करेंगे जिन पे हंसी आएगी। लेकिन चुनाव है, प्रचार करना है, जीतना है भाई साहब। भले ही पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें हो रही हो, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार की बात कही जा रही हो, यहाँ तो चुनाव जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ का मुझे शक है, अगर पाकिस्तान ने ये यूएस ईरान की जो बातचीत है इसको सफलतापूर्वक करवा दिया, ये कहीं नतीजे पर पहुंच गई, तो कोई वो नहीं है, कोई हैरान मत होइएगा कि वाकई में शहबाज शरीफ के नाम का प्रपोज़ल हमारे मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भी आगे करते हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते रहते हैं, इनकी तारीफ़ करते थकते नहीं हैं। कोई हैरानी नहीं है कि कह दे कि हाँ, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं तो इसके लिए तैयार हूँ, आप भी तैयार रहिएगा, हैरान मत होइएगा, क्योंकि दुनिया में किसी से भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो, डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी उम्मीद रखना और डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये पहचान पाना मुझे लगता है सबसे इम्पॉसिबल काम है। दरअसल मैं तो ये मानता हूँ कि तीन सनकियों ने इस वक्त दुनिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब एक सनकी का नाम मैंने आपको बता दिया, 2 आप खुद जान लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।